हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 3। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सफ़र की वो रात इतना अरसा गुजर जाने के बाद मुझे आज भी याद है। रात का सफ़र मैंने सिर्फ इसलिए इख्तियार किया था कि आराम से सोता हुआ जाऊंगा, लेकिन इस जनाने हाथ ने वो हाथ दिखाया था कि नींद को किसी करवट करार नहीं आ रहा था। हर वक्त धड़का लगा रहा कि अब शाल से हाथ बरामद हुआ, जंजीर खींची, डब्बे में खलबली मची और फिर वही पुलिस का चक्कर। सुबह किसी वक्त मेरी आंख लग गई। गहरी नींद में मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। नींद टूटी तो मैंने दयाई हुई आंखों से हाथ हिलाने वाले को देखा। अरे, मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। घड़ी पर नजर की तो 7 बज रहे थे। गाड़ी कब की बरेली पहुंच चुकी थी। मेरे सामने मेरे चचाजाद भाई रईस खान खड़े थे और मेरी हैरानी और परेशानी से महफूज हो रहे थे। खुदा का शुक्र अदा करो कि ये गाड़ी सिर्फ बरेली तक ही आती है। अगर आगे जाती तो तुम कहाँ पहुंचे होते मालूम है? रईस खान ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ये गाड़ी में तुम किस तरह सो लेते हो, अपनी समझ में नहीं आता। मैं पूरे 1 घंटे से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, लेकिन आप डब्बे के अंदर किस तरह आ गए? दरवाज़ा तो अभी तक अंदर से बंद है। मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। इधर से, रईस खान ने खिड़की की तरफ इशारा किया। एक तो आज एक गाड़ी 1 घंटा लेट पहुंची, ऊपर से हजरत जी गायब। पूरी गाड़ी छान मारी, एक एक मुसाफिर देख लिया। या अल्लाह, ये हमारा शेर कहाँ गायब हो गया? क्या मालूम था कि शेर कंपार्टमेंट में दरवाज़ा अंदर से बंद करके सब कुछ बेच कर सोया हुआ है। अब जल्दी उठो यार, सब घर में इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने फौरन ही बर्थ से छलांग लगाई, जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मेरे जहन में वो जनाना हाथ घूम रहा था। इस हाथ के साथ क्या हुआ? वो अब तक बरामद क्यों नहीं हुआ? हो सकता है मेरे बाद इस कैबिन में कोई गया ही ना हो। इस नौबत ही नहीं आई हो उस जोड़े के बारे में महज मेरा ख्याल ही हो कि वो यहाँ से मेरे कैबिन में गया है। अगर गए भी हों तो ये भी हो सकता है कि मेरी चुपके से खिसक गए हों। फिर तो वो हाथ इसी कैबिन में पड़ा होगा। अरे यार, अभी तक नींद में हो। बाहर निकलने का दरवाज़ा इधर है, अब तुम इधर किधर जा रहे हो? रईस भाई, 1 मिनट, मैंने हाथ वाले केबिन की तरफ बढ़ते हुए कहा। इस केबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर दाखिल होकर बर्थ के नीचे झांका। अब वहाँ कुछ न था, ना शाल ना हाथ। यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? रईस खान अंदर आते हुए बोले। यहाँ मैं जो चीज़ तलाश कर रहा हूँ इसने तो मेरी गहरी नींद चुराया था। मैंने केबिन से बाहर निकलते हुए कहा। क्या चीज़ थी? क्या नींद की गोलियाँ थीं? रईस भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए बाहर निकल आइए, फिर बताता हूँ क्या था वो यहाँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गया। फिर इस हाथ में मुझे भारी सी सोने की अंगूठी का ख्याल आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुसाफिर अंगूठी की लालच में अपना सूटकेस में डालकर ले ही गया हो। फिर ख्याल आया कि अंगूठी की वजह से हाथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी, अंगूठी तो हाथ से उतारी भी जा सकती थी। फिर वो पुरस्कार हाथ गया कहाँ? स्टेशन से बाहर निकलकर जब मैंने रईस भाई को पूरा वाकया सुनाया तो इन्होंने मेरी तरफ बड़े अजीब अंदाज में देखा और बोले, यार तुमने कोई भयानक ख्वाब देख लिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख्वाब हकीकत मालूम होने लगते हैं। रईस भाई को इस सिलसिले में कुछ समझ ना आया। हकीकत तो यह है कि मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है आखिर। वो हाथ आखिर गया कहाँ? आज भी जब वो वाकया याद आ गया है और इससे पहले भी मुझे कभी भी याद आया है तो जिस्म में सनसनी फैल गई, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो हाथ किसका था, कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया, मैं आज तक ना जान सका। इस वाकये को सुनने वाले सभी यही कहते हैं, यार तुमने ख्वाब देखा होगा। अब तो कभी कभी मुझे भी ख्वाब का गुमान गुजरने लगता है। घर पहुंचकर मैं पहले खूब मज़े से नहाया, नाश्ता तैयार किया, खूब कट कर नाश्ता किया। इसके बाद घर वालों से गपशप शुरू हो गई। चचा घर पर मौजूद ना थे, वो टंकपुरे में कटाई की निगरानी कर रहे थे। रईस खान भी कल ही मेरी वजह से बरेली पहुंचे थे ताकि मुझे अपने साथ टंकपुरे ले जाएं। प्रोग्राम में ये तय हुआ कि जेब से चलेंगे और फजर के वक्त बरेली से निकल खड़े होंगे। सुबह हम लोग नमाज पढ़ते ही जंगल की जानिब चल पड़े। रईस भाई और मेरे अलावा 2 मुलाजिम भी थे जिन्हें रास्ते की हिफाजत और ज़रूरत के तहत साथ ले लिया गया था। शहर से निकलते ही रईस भाई ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी शुरू की।
रफ्तार बढ़ाने से पहले मुझसे मुखातिब होकर बोले, तेज रफ्तारी से घबरा रहे थे तो नहीं हो? नहीं, मैंने बड़ी लापरवाही से कहा, और इसकी वजह यह भी थी कि मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, लूले लंगड़े होने से ज़रूर डर लगता है, इसलिए आप गाड़ी कहीं मारें तो अच्छी तरह मारें, खुदा ना करे। रईस भाई एकदम संजीदा हो गए। मेरा मतलब ये था कि अगर हम स्पीड से ना चले तो तंगपुरे तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, और रात का सफ़र दरिंदों से भरे जंगलों में कुछ ज़्यादा खुशगवार ना होगा। ठीक है, आप गाड़ी ड्राइविए, बड़े बल्कि उड़ाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरी तरह से मुतमईन होकर रईस भाई ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और यूं गाड़ी 60-70 दरमियान चलने लगी। रईस भाई ने जंगल की बातें छेड़ दी। रईस भाई अगरचे उम्र में मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन इनके रख रखाव में बुजुर्गी ना थी। वो बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करने के आदी थे। वो बड़े दिलचस्प इंसान थे। मुझे जंगलात के बारे में बता रहे थे। जिक्र बागों की कटाई से होता हुआ शिकारियात और शिकारियात से दरिंदों की आदतों तक पहुंचा। रईस भाई कुछ रीछ के बारे में बताएं। रीछ? रईस भाई ने एक लम्हा में मुझे बगौर देखे कहा, भाई रीछ बड़ा अजीब जानवर है। मेरा तो इससे बराह रास्त कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन शिकारियों से इसके बारे में ये सुन रखा है। ये बड़ा पुरस्कार जानवर है। अब तुम शेर को देख लो तो इसकी शख्सियत सीधी साफ मालूम होती है। इसका रोब, दाग, धन, गर्ज, गुस्सा, जिस्म, कशिश, सब कुछ एक नज़र में सामने आ जाता है। लेकिन रीछ की शख्सियत बड़ी ढकी छुपी डरती है। रीछ का पूरा जिस्म बड़े बड़े बालों में छुपा होता है। हमें इसकी थोतनी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। वो बड़े पूरबीज शख्सियत का मालिक है। इसके जिस्म के रोए रोए में इसरार छुपे होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि मसलन किसी एक जानवर को ले लो, चलो शेर ही को ले लो, क्या खाता है वो? रईस भाई ने सवाल किया। गोश्त, मैंने कहा। ठीक है, गोश्त खाता है, मान लेता हूँ। अब ये बताओ, घास तो नहीं खाता, फल तो नहीं खाता? मैंने तो नहीं सुना। ये जो रीछ साहब है ना, ये मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें खाते हैं, किसी एक चीज़ पर टिकता नहीं। मसलन सब्ज़ी से शौक फरमाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, शहद के आशिक हैं, और कभी मूड हो तो गोश्त को भी हाथ साफ कर ही देते हैं। अभी कहाँ हैरत? हैरत तो आगे आएगी जब तुम्हें मालूम होगा कि 9 फीट लंबा रीछ एक गाय को मुंह में दबाकर बड़ी आसानी से पहाड़ तक चढ़ सकता है। और हैरत इस वक्त होगी जब तुम्हें मालूम होगा कि इसकी नज़र बेहद कमज़ोर होती है, लेकिन सूंघने की कुव्वत बेपनाह होती है। ये खुराक खुसूसन शहद की तलाश में मीलों पैदल निकल जाता है। अगरचे शेर चीते की तरह जसत नहीं रखता, इसकी तरह तेज़ नहीं भाग सकता, बावजूद छोटी छोटी जसतों पर मुश्तमिल इसकी रफ्तार कम नहीं होती। दरख्तों पर आसानी से चढ़ सकता है, मुतवाज़ी तनों पर खड़े होकर चल सकता है। अपनी मादा से बहादुर के बाहर के मौसम में सिर्फ 1-2 बार मिलता है, और जालिम इतना कि रीछनी को मुसीबत में मुब्तला करके बिल्कुल अलग हो जाता है। पलट कर भी नहीं देखता कि इसकी मादा किस हाल में है, हत्ता कि अपने बच्चों को भी देखने नहीं आता। रीछनी साल में 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे खरगोश के बराबर होते हैं। रीछनी एक तवील अरसे तक बगैर कुछ खाए पिए अपने बच्चों की परवरिश करती है। रईस भाई, आप तो खासी मालूमात रखते हैं रीछ के बारे में। हाँ, और सुनो, बराए नाम दुम वाले इस जानवर की ज़बान खासी लंबी होती है। इसको चीज़ों को चाटने का शौक़ होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बालों और नाखूनों से जादू हो सकता है। ये 100 बलाओं की एक बला होता है। पहाड़ी मजदूर अपने बच्चों की इसकी पीठ पर बैठाकर इन्हें बलाओं से महफूज करते हैं। मैंने सुना है कि रीछ औरतों से बड़ी दिलचस्पी होती है, वो इन्हें उठाकर ले जाता है। इस बात में कहाँ तक सदाकत है? मैंने झिझकते झिझकते सवाल किया। हाँ, इस मामले में रीछ खासा बदनाम है, और बदनाम है तो इसकी कोई वजह तो होगी। अफसाने यूँ तो नहीं बन जाते। कहा जाता है कि अगर औरत इसकी गिरफ्त में आ जाए तो फिर इसे नहीं छोड़ पाता, उठाकर ले जाता है और इसके पाँव चाट चाट कर इसे चलने फिरने से माजूर कर देता है, और फिर वो खबासत पर उतर आता है। दोपहर के खाने के लिए हम लोग रास्ते में एक होटल पर रुक गए। खाने से फारिग होकर फिर सफ़र का आगाज़ हुआ। टंगपुर हम शाम गहरी होते ही पहुंच गए, और ये करिश्मा रईस भाई की तेज़ रफ्तारी का था।
पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते मजीद 1 घंटा लगा और ये सफ़र हमने पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलकर किया। जंगल की साएं साएं, तारीकी तारीचों की धीमी रोशनी, 4-5 आदमी, 1 राइफल, 1 बंदूक। अगरचे इस इलाके में दरिंदों का गुजर ना था, फिर भी खौफ महसूस होता रहा। चचा जान मुझे देखकर खासे खुश हुए। खाने का इंतज़ाम इन्होंने पहले ही कर रखा था। हमने पहुंचते ही मुंह धोया और दस्तरखान पर आसान जमा कर बैठ गए। लालटेन की रोशनी में क्या खाया ये तो मालूम नहीं हो सका। बहरहाल जो खाया था खासा मज़ेदार था। खाने के बाद सफ़र की थकन ने आंखों में नींद बनकर उतरना शुरू किया और मैं घास के बेहद नरम बिस्तर पर सो गया। हम दोनों खासी देर से उठे। दिन चढ़ चुका था। हम दोनों ने ज़रूरियात से फारिग होने के बाद चश्मे का रुख किया। जब हम आधा मील का दुश्वार गुजार रास्ता तय करके चश्मे पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर जी खुश हो गया। पहाड़ियों के दरमियान बहता हुआ ये चश्मा हुस्न फितरत का हसीन नमूना था। चश्मे का साफ शफाफ पानी, इसमें पड़े हुए पत्थर देखने की चीज़ थे। हम लोग नहा धोकर वहाँ से पड़ाव में वापस आ गए। दोपहर को रईस भाई और चचा जान की ज़रूरी काम से फॉरेस्ट ऑफिस से मिलने गए। मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर कंधे पर बंदूक रखकर चश्मे की तरफ चल दिया। रास्ते में मुझे कई पहाड़ी मर्द और औरतें मिली। वो मुझे आता देखकर सलाम करते और फिर अदब से एक तरफ हो जाते। मेरे गुजरने के बाद वो फिर अपनी राह पर हो लेते। शायद इन्हें मालूम हो गया था कि मैं ठेकेदार का भतीजा हूँ। अभी मैं चश्मे पर पहुँच भी ना पाया था कि किसी ने चलते चलते पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं समझा शायद रईस भाई आ गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप उठी। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।